नमस्कार साथियों, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के व्याख्यात्मक प्रश्नावली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ एमसीक्यू 8 के साथ। तो चलिए एमसीक्यू 8 का पहला प्रश्न देखते हैं। एमसीक्यू 8 का पहला प्रश्न है, प्रसाद रचित महाकाव्य कामायनी को हिंदी काव्य का ताजमहल किस विद्वान ने कहा है? विकल्प में है प्रभाकर माचवे, श्याम नारायण पांडे, सुमित्रानंदन पंत और चौथा विकल्प है हरदेव बाहरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ग। कामायनी को हिंदी का ताजमहल कहने वाले विद्वान है सुमित्रानंदन पंत। प्रभाकर माचवे ने कामायनी को कहा है मानवता का उद्घोष। वहीं श्याम नारायण पांडे कहते हैं कि ये जो कामायनी है, कामायनी को श्याम नारायण पांडे कहते हैं कि यह कामायनी विश्व का 8वां श्रेष्ठ महाकाव्य है। और हरदेव बाहरी कामायनी के संबंध में कहते हैं कि कामायनी जो है यह हिंदी का सर्वोत्तम महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है? विकल्प में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रभा खेतान, राम मनोहर लोहिया और चौथा विकल्प है महात्मा गांधी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर क, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वेटिंग फॉर ए वीजा यह जो आत्मकथा है उसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, कामायनी एक पुनर्विचार आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक हैं। विकल्प में है मुक्तिबोध, राम स्वरूप चतुर्वेदी, इंद्रनाथ मदान और चौथा विकल्प है सुमित्रानंदन पंत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर क। कामायनी एक पुनर्विचार यह जो आलोचनात्मक रचना है, यह आलोचनात्मक रचना मुक्तिबोध द्वारा रचित है। मुक्तिबोध की अन्य आलोचनात्मक रचनाएं हैं कामायनी एक पुनर्विचार 1961 में, नई कविता का आत्मसंघर्ष 1964 में, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 में। कामायनी एक पुनर्विचार के अलावे कामायनी पर एक दो और आलोचनात्मक रचनाएं हैं, जैसे कामायनी पुनर्मूल्यांकन 1970 में राम स्वरूप चतुर्वेदी का, और इंद्रनाथ मदान ने लिखा है कामायनी मूल्यांकन और मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर क। अगला प्रश्न है, कबीर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रक्षिप्त चिंतन आलोचनात्मक रचना के आलोचक हैं। विकल्प में है तेज सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि, रमणिका गुप्ता और डॉक्टर धर्मवीर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर घ, डॉक्टर धर्मवीर। डॉक्टर धर्मवीर जो है यह एक दलित आलोचक है। और दलित क्या है ये? डॉक्टर धर्मवीर दलित आलोचक हैं। इनकी अन्य आलोचनात्मक रचनाएं हैं प्रेमचंद की नीली आंखें, कबीर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रक्षिप्त चिंतन, कबीर और रामानंद किंवदंतियां, कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी, कबीर के आलोचक, कबीर के कुछ और आलोचक, कबीर सूत न कपास, अशोक बनाम वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, प्रेमचंद सामंत का मुंशी, दलित चिंतन का विकास, अभिशप्त चिंतन से इतिहास चिंतन की ओर। ये सभी जो आलोचनात्मक रचनाएं अभी हमने आपको बताई, ये सारे के सारे डॉक्टर धर्मवीर की आलोचनात्मक रचनाएं हैं।
तेज सिंह के बारे में यदि थोड़ा सा हम लोग देखें तो इनकी रचना है आज का दलित साहित्य 2000 ईस्वी में। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, और रमणिका गुप्ता ने लिखा है स्वर और नई शताब्दी। अगला प्रश्न है, नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है। वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असह्य है। उपरयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संबंध में किसने कहा है? विकल्प में डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कथन है कि नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है, वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असह्य है। ये जो कथन है आचार्य शुक्ल के बारे में, यह कथन कहा है किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? विकल्प में है तमिलनाडु, झारखंड, हरियाणा और उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर क। यहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है, बाकी झारखंड, हरियाणा और उत्तराखंड की भाषा जो है वो हिंदी है। अगला प्रश्न है, अवधी काव्य कृष्णायन किसकी रचना है? विकल्प में है चंद्रभूषण त्रिवेदी रमैका का, बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीस, दया शंकर दीक्षित देहाती और चौथा विकल्प है द्वारिका प्रसाद मिश्र। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर घ। कृष्णायन जो है वह कृष्णायन रचना द्वारिका प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है? युग की गंगा, बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी, युग धारा और चौथा विकल्प है आत्मगंध। तो इसमें से युग की गंगा ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी यह भी केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, आत्मगंध भी केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। और इस विकल्प में जो तीसरा विकल्प है युग धारा, इसके लेखक है नागार्जुन। केदारनाथ अग्रवाल की अन्य रचनाएं हैं, इनकी तो एक ये पहला काव्य संग्रह है युग की गंगा 1947 में, नींद के बादल 1947 में, लोक और आलोक 1957 में, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 में, आग का आईना 1970 में, गुल मेहंदी 1978 में, पंख और पतवार 1979 में, बंबई का रक्त स्नान 1981 में, हे मेरी तुम 1981 में, मार प्यार की थापे 1981 में, कहे केदार खरी खरी 1983 में, अपूर्वा 1984 में, जमुन जल तुम 1984 में, बोले बोल अबोल 1985 में, जो सिलाए तोड़ते हैं 1985 में, आत्मगंध 1988 में, अनहारी हरियाली 1990 में, खुली आंखें खुले डैने 1993 में, पुष्प दीप 1994 में, बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी 1996 में आदि इनकी केदारनाथ अग्रवाल जी की रचनाएं हैं। केदारनाथ अग्रवाल को प्रगतिवाद का पंत कहा जाता है। इन्होंने काव्य लेखन के प्रारंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। इन्होंने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद देश विदेश की कविताएं शीर्षक नाम से किया है। अगला प्रश्न है, जय हो भारत के नए खड़ग, जय तरोड़ देश के सेनानी, जय नई आग, जय जय नई ज्योति,
जय नए लक्ष्मी के अभियानी, स्वागत है आओ काल सर्प के फर पर चढ़ चलने वाले, स्वागत है आओ हवन कुंड में खुद स्वयं बोलने वाले, मुट्ठी में लिए भविष्य देश का, वारी में हुंकार लिए, मन से उतार कर हाथों में निज स्वप्नों का संसार लिए। उपरयुक्त पंक्तियां किस रचना से ली गई है? विकल्प में है जयप्रकाश, दूसरा विकल्प है दिल्ली और मास्को, तीसरा विकल्प है आग की भीख और चौथा विकल्प है राही। इसमें बताना है कि उपरयुक्त जो पंक्तियां हैं वह किस रचना से ली गई है। तो ये जो उपयुक्त जो पंक्तियां हैं वह जयप्रकाश रचना से ली गई है। जयप्रकाश के रचनाकार हैं दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। जयप्रकाश जो यह रचना है इसका प्रकाशन हुआ है 1946 ईस्वी में। दिल्ली और मास्को है 1945 में। आग की भीख है 1943 में और ये राही है 1946 में। और ये सभी रचनाएं सामधेनी काव्य संग्रह में संकलित है। और उपरोक्त जो पंक्तियां हैं वह यह जो पंक्ति है यह जयप्रकाश रचना से ली गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर क। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? विकल्प में है जिंदगी नामा, राग दरबारी, जीते जी इलाहाबाद, विश्रामपुर का संत। इसमें हमें यह देखना है कि इन चारों रचनाओं में से किन किन रचनाओं को यहाँ पे प्रश्न में त्रुटि हो गई है। निम्नलिखित में से किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त, यहाँ पर आप ऐड कर लेंगे, नहीं हुआ है। विकल्प में है जिंदगी नामा, राग दरबारी, जीते जी इलाहाबाद और विश्रामपुर का संत। तो जिंदगी नामा जो है यह है कृष्णा सोबती का उपन्यास है। राग दरबार यह भी उपन्यास है श्री लाल शुक्ल का। जीते जी इलाहाबाद यह रचना है ममता कालिया का। और विश्रामपुर का संत है यह है श्रीलाल शुक्ल का। जिनकी नामा उपन्यास पर 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। राग दरबारी पर 1969 ईस्वी में यह एक राजनैतिक उपन्यास है। और जीते जी इलाहाबाद यह एक संस्मरणात्मक रचना है। 2025 में इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और विश्रामपुर का संत यह जो रचना है इस रचना पर 1999 ईस्वी में व्यास सम्मान से इस रचना को सम्मानित किया गया है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विश्रामपुर का संत। बाकी इस तीनों को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद के साथ 2 दिन साक्षात्कार के लेखक हैं। विकल्प में है बनारसी दास चतुर्वेदी, रमेश चंद्र शाह, महादेवी वर्मा और निर्मल वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर क। प्रेमचंद के साथ 2 दिन ये साक्षात्कार विधा की रचना है और इसके लेखक है बनारसी दास चतुर्वेदी। यह जो बनारसी दास चतुर्वेदी का प्रेमचंद के साथ 2 दिन यह इनका दूसरा साक्षात्कार है। और इनका पहला साक्षात्कार है रत्नाकर जी से बातचीत। रत्नाकर जी से बातचीत का प्रकाशन सितंबर
31 ईस्वी में हुआ है और ये प्रेमचंद के साथ 2 दिन जो है ये इसका प्रकाशन हुआ है जनवरी 1932 ईस्वी में। रमेश चंद्र शाह जो है इनकी जीवनी है अकेला मेला। अकेला मेला 2 भाग में है। पहले भाग का नाम है अकेला मेला जिसका प्रकाशन 2009 ईस्वी में और इस खिड़की से इनका दूसरा भाग है 2011 ईस्वी में और ये दोनों रचनाएं अकेला मेला और इस खिड़की से इसकी विधा जीवनी है और ये यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। महादेवी वर्मा इन्होंने रेखा चित्र लिखा है मेरा परिवार नाम से 1972 ईस्वी में और निर्मल वर्मा का यात्रा साहित्य है चिरों पर चांदनी 1964 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर क। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से निम्नलिखित आलोचकों का सही अनुक्रम है। विकल्प में है रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, विजय देव नारायण शाही और डॉक्टर नगेंद्र। दूसरा विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र, विजय देव नारायण शाही, नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तीसरा विकल्प है रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर नगेंद्र और चौथा विकल्प है डॉक्टर नामवर सिंह, विजय देव नारायण शाही, नामवर सिंह और राम स्वरूप चतुर्वेदी। यहाँ पे डॉक्टर नगेंद्र हो जाएगा। अब इसमें देखना है कि इसमें पहले किनका जन्म हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र का जन्म हुआ है 1915 में। राम स्वरूप चतुर्वेदी का जन्म हुआ है 1931 में। विजय देव नारायण शाही का जन्म हुआ है 1924 में और नामवर सिंह का जन्म हुआ है 1926 में। तो पहले देखेंगे 1, 2, 3 और 4 यानी कि सबसे पहले कौन हो जाएंगे? डॉक्टर नगेंद्र 1915 ये पहला विकल्प ये पहला हो जाएगा। 1915 डॉक्टर नगेंद्र हो जाएंगे पहले स्थान पे। पहला इसमें कौन सा विकल्प है? पहले में डॉक्टर नगेंद्र किस विकल्प में आ रहे हैं? दूसरे विकल्प में। इस प्रश्न का जो दूसरा विकल्प है यह सही है। डॉक्टर नगेंद्र 1915 में, विजय देव नारायण शाही 1924 में, नामवर सिंह 1926 में और राम स्वरूप चतुर्वेदी 1931 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ख। अगला प्रश्न है वापसी कहानी के लेखक हैं। विकल्प में है निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, मोहन राकेश और चौथा विकल्प है उषा प्रेमवदा। वापसी कहानी के लेखक हैं इस कहानी के लेखक हैं उषा प्रेमवदा। इस रचना का प्रकाशन 1961 ईस्वी में हुआ था। उषा प्रेमवदा जो है इनका जन्म 1930 ईस्वी में कानपुर में हुआ है। ये प्रवासी साहित्यकार हैं। इनकी प्रथम कहानी के बारे में यदि हम बात करें तो इनकी प्रथम कहानी है आश्रिता। 1952 में जो सरिता पत्रिका में प्रकाशित हुई है। इनके अन्य काव्य संग्रह है जिंदगी और गुलाब के फूल 1961 में, फिर बसंत आया 1961 में, एक कोई दूसरा 1966 में, कितना बड़ा झूठ 1972 में। इन विकल्पों को यदि हम देखें तो भीष्म साहनी की कहानी है चिप की दावत 1955 में, मोहन राकेश ने लिखा है मलबे का मालिक 1957 में, निर्मल वर्मा ने लिखा है परिंदे 1957 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर घ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा चिट्ठा शिव शंभू शर्मा के बचपन से जुड़ा हुआ है? विकल्प में है बनाम लॉर्ड कर्जन, विदाई संभाषण, एक दुरासा और चौथा विकल्प है श्रीमान का स्वागत। इस प्रश्न का
सही उत्तर है विकल्प नंबर क, बनाम लॉर्ड कर्जन। ये जो शिव शंभू का चिट्ठा है, इसका प्रकाशन 1903 से लेकर 1905 ईस्वी तक हुआ है। इसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू के चिट्ठे में कुल 8 चिट्ठे हैं। बनाम लॉर्ड कर्जन, श्रीमान का स्वागत, वैसराय का कर्तव्य, पीछे मत फेंकिए, आशा का अंत, एक दुराशा, विदाई संभाषण और 8वां चिट्ठा है बंग विच्छेद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर क। अगला प्रश्न है, निबंध लिखना हिंदी में नई चीज थी। बंगला में उपन्यास, कविता, नाटक के लिए आदर्श मिल सकते थे, परंतु प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हिंदी की अपनी उपज थी। उपरयुक्त कथन किस आलोचक का है? विकल्प में है डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चौथा विकल्प है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर क। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में यह कथन कहा था। अगला प्रश्न है, छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ। यह कथन किस विद्वान का है? विकल्प में है निराला, दिनकर, नामवर सिंह और बच्चन सिंह। इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प नंबर ग। छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ। यह कथन है नामवर सिंह जी का। अगला प्रश्न है, एकावली रचना के रचनाकार हैं। विकल्प है पहला अप्पय दीक्षित, दूसरा विकल्प है भोजराज, तीसरा विकल्प है विद्याधर और चौथा विकल्प है भामा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ग, विद्याधर। एकावली जो है ये 14वीं सदी की रचना है। अप्पय दीक्षित ने लिखा है कुवलयानंद और चित्रमीमांसा, ये दोनों रचनाएं 16वीं शताब्दी में है। भोजराज ने लिखा है श्रृंगार प्रकाश और सरस्वती कंठाभरण 11वीं शताब्दी में और भामा ने लिखा है काव्यालंकार 6ठी शताब्दी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ग। अगला प्रश्न है, आनंदवर्धन ने औचित्य के कितने प्रकार का उल्लेख किया है? विकल्प में है 6, 7, 8 और चौथा विकल्प है 10। आनंदवर्धन ने औचित्य के 6 भेद किए थे। रसौचित्य, अलंकारौचित्य, गुणौचित्य, संघटनाचित्य, प्रबंधौचित्य और रीत्यौचित्य। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर क। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर क। अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्र में सर्वप्रथम औचित्य शब्द का प्रयोग किसने किया है? विकल्प में क्षेमेंद्र, यशोवर्मन, दंडी और भामा। काव्य शास्त्र में सर्वप्रथम औचित्य शब्द का प्रयोग किया था यशोवर्मन ने। यशोवर्मन जो है ये कन्नौज के राजा हैं। इन्होंने सर्वप्रथम औचित्य शब्द का प्रयोग रामा भ्युदय नाटक में इस शब्द का प्रयोग किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ख। अगला प्रश्न है, एमसीक्यू 8 का अंतिम प्रश्न है कि भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का प्रस्ताव किस विद्वान ने रखा था? विकल्प में है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा,
डॉक्टर हरदेव बाहरी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और चौथा विकल्प है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर घ। सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का प्रस्ताव रखा था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर घ। इस MCQ 8 में इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है और ये आप लोगों के लिए यदि थोड़ी सी भी उपयोगी होती है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।